नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूपी एग्जाम्स जीके के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2026 के लिए PYQ यानी कि प्रीवियस और क्वेश्चंस की सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा लेखपाल भर्ती परीक्षा का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आज हम यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट जो लेखपाल भर्ती परीक्षा में प्रीवियस और क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट आज जो भी प्रीवियस और क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ये 2021 के प्रीवियस और क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा यह जो वीडियो है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सम्मिलित किया हुआ है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आइए बिना किसी देरी के देख लेते हैं। तो नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है। तो ये प्रश्न आपका 2021 की जो लेखपाल भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। तो आपको याद रखना है कि नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होगा। तो प्रदूषण और जो उसकी खपत होगी इसमें कमी आएगी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो आपको याद रखना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद रखना है। वही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो आपको याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। वहीं महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ये सारे फैक्ट भी आपको याद रखने हैं, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वहीं सुभाष चंद्र बोस को जो है देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होती है भारत में, उसको हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं प्रतिवर्ष। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तथा प्रतिवर्ष जो पराक्रम दिवस है ये आपका 23 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एक चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर जो आपका था रविंद्रनाथ टैगोर, इनसे जुड़ा हुआ एक फैक्ट आपको याद रखना है कि भारत के ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबल पुरस्कार दिया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि नोबल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इनको जो है वर्ष 1913 में लिटरेचर यानी कि साहित्य के लिए जो है नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही ये नोबल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए थे रविंद्रनाथ टैगोर। इनको जो है इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था गीतांजलि। आप याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक थी जिसका नाम था गीतांजलि। इसी के लिए जो है इनको साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए 1913 में नोबल का जो है लिटरेचर मतलब नोबल का प्राइज दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था। तो किस रियासत को भारत में मिलाने के लिए जो है ऑपरेशन पोलो को जो है शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो आप याद रखिएगा, जो ऑपरेशन पोलो है इसको किस रियासत को भारत में मिलाने के लिए शुरू किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए जो है ऑपरेशन पोलो को शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा यह जो ऑपरेशन पोलो है 1948 में स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में सबसे कम लोकसभा की सीटें हैं। इसमें से आपको उस भारतीय स्टेट की पहचान करनी है जिसमें सबसे कम लोकसभा की सीटें हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम को आपको याद रखना है, सिक्किम में सबसे कम सबसे न्यूनतम आपको लोकसभा की सीटें देखने को मिल जाएंगी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम में। वहीं सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला स्टेट कौन सा है, राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। आप याद रखिएगा, भारत का उत्तर प्रदेश जो स्टेट है ये सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला स्टेट है, जिसमें जो है 80 लोकसभा की सीटें जो कि सर्वाधिक हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में जो है टोटल लोकसभा की कितनी सीटें हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, EFT का पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया कि EFT का पूरा नाम क्या होता है। ये प्रश्न भी आपका 2021 की जो लेखपाल भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था।
तो आपको याद रखना है कि जो EFT है इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बाफिन द्वीप जो है किस देश में स्थित है। यह जो द्वीप है बाफिन द्वीप, आपको बताना है कि इसकी लोकेशन यानी कि यह किस देश में अवस्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है, ऑप्शन डी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कनाडा में आपको बाफिन द्वीप देखने को मिल जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आपको याद रखना है दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, जो ग्रीनलैंड है ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि इस समय न्यूज में भी था, तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है। तो जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता की जो बात है ये किस अनुच्छेद किस आर्टिकल के अंतर्गत की गई है। तो आर्टिकल 19 का ए है, आप याद रखिएगा। आर्टिकल 19 में जो है आपको प्रेस की स्वतंत्रता की बात देखने को मिल जाएगी, तो आप याद रखिएगा आर्टिकल 19A के सब क्लॉज ए में आपको देखने को मिल जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। किस पंचवर्षीय योजना के बाद जो है रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। तो जो रोलिंग प्लान था इसको किस पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तथा जो रोलिंग प्लान था ये कब से कब तक चला था। तो 1978 से और 1980 तक जो है आपका रोलिंग प्लान लागू किया गया था, किसके द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जनता पार्टी की जो सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार के जो मुख्य थे इनका नाम था मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के द्वारा जो है इस रोलिंग प्लान को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था तो भारत का वायसराय कौन था। तो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था, जो क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन था, प्रस्ताव था, जब पारित किया गया था तो भारत का वायसराय कौन था। तो आपको याद रखना है और लॉर्ड लिनलिथगो, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, लिनलिथगो, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो काफ़ी फेमस यह पुरस्कार है BC रॉय पुरस्कार। तो यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। तो DPSP की यहाँ पर बात हो रही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि इसको हिंदी में हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इनको जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के मध्य सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। अगर पार्ट पूछ ले कि भाग कौन सा है इनका, तो भाग 4 में, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, भाग 4 में आपको नीति निर्देशक सिद्धांत देखने को मिल जाएंगे। आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 36 से 51 के मध्य, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत है कहाँ से हुई थी। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो नमक सत्याग्रह की शुरुआत थी ये हुई थी साबरमती आश्रम से। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, साबरमती आश्रम से जो है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत करी थी। डेट क्या था। तो 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को जो है साबरमती आश्रम से ये नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। ठीक 24 दिन बाद यानी कि 6 अप्रैल 1930 को जो है महात्मा गांधी गुजरात का जो समुद्र तट था डांडी पहुँच कर जो इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था। तो आप याद रखिएगा, जब सती प्रथा को समाप्त किया गया था तो इस समय जो जनरल था, गवर्नर जनरल था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, विलियम बेंटिक जो है इस समय गवर्नर जनरल था जिसके कार्यकाल में सती प्रथा को समाप्त किया गया था। कब किया गया था। तो सती प्रथा को समाप्त किया गया था 1829 में कानून बनाकर, किसके द्वारा। तो विलियम बेंटिक के द्वारा।
ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत के अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो ब्रिटिश शासन यानी कि जब ब्रिटिश हमारे ऊपर राज किया करते थे, जब ब्रिटिश शासन हमारे ऊपर हमारे देश में था, तो उस समय जो भारत की अधिकांश जनसंख्या थी अपने जीविका के लिए जो है प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी, यानी कि कृषि पर निर्भर थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में आपके कृषि संबंधी जितने भी आपके क्षेत्र होते हैं आपके आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश जो है भारतीय संघ के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश आप याद रखिएगा कितने राज्यों से यहाँ पर बात हो रही है, तो राज्य आपके 8 हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर राज्य और यूटी दोनों की बात की गई होती तब आपका आंसर 9 होता, क्योंकि 8 राज्य प्लस 1 यूनियन टेरिटरी से जो है उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। एक यूनियन टेरिटरी आपकी कौन सी हो जाएगी? ये दिल्ली हो जाएगी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से जो है उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है ये कृषि पर यानी कि एग्रीकल्चर पर आधारित है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि पर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो इसमें से वह कौन सी अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जिनकी जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो थारू जनजाति, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो थारू जनजाति हैं इनकी जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, थारू जनजाति। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, और निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य जो है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कौन सा जो है आपका जल डमरू मध्य जोड़ता है? तो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उत्तर प्रदेश मतलब किस शहर को उत्तर प्रदेश का मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो मंदिरों का शहर जो है आपका जो वाराणसी है उसको कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी शहर है जो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है, इसको जो है मंदिरों का शहर भी हम कहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में आईटी शहर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ये प्रश्न पूछा गया था। तो लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो दिया गया सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, लखनऊ में। एक तरफ आपको इसको सुमेलित करना है, एक तरफ बांध दिए गए हैं और एक तरफ वे किस नदी पर है वे दिया गया है, तो इसको आपको सुमेलित करना है। तो आइए देख लेते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो है किस नदी पर है? तो रिहंद नदी पर। तो ऑप्शन आपका ए का 2 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? तो ए का 2 हो जाएगा। परीक्षा बांध आपको बेतवा नदी पर देखने को मिल जाएगा, तो आपका बी का 3 हो जाएगा। बी का आपका 3 हो जाएगा। गोविंद सागर बांध आपका हो जाएगा शहजाद नदी पर, तो आपका सी का 4 हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा? तो सी का आपका 4 हो जाएगा। वहीं जामनी बांध आपका जामनी नदी पर हो जाएगा, तो डी का आपका 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 3 4 1 कहाँ पर है आपका 2 3 4 1? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 2 3 4 1। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें से वह कौन सी योजना है जो भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो यहाँ पर ए दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य जो है पूरे देश में महिला स्वयं सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था? तो इसमें से किस योजना का उद्देश्य जो है पूरे देश में महिला स्वयं सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो उद्देश्य था पूरे देश में महिला स्वयं सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत जो है
किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में जो है 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल यानी कि अनस्किल्ड शारीरिक कार्य के इच्छुक हैं। तो इस योजना का नाम है, आप याद रखिएगा, इस योजना को हम किस नाम से जानते हैं, तो ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्म, इसको आप मनरेगा के नाम से भी आप याद कर सकते हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि वर्तमान में जो मनरेगा स्कीम है, मनरेगा जो स्कीम है, मनरेगा स्कीम है, इसका नाम बदलकर जो केंद्र सरकार उसने क्या कर दिया है, वर्तमान में इसका नाम क्या रखा गया है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांगों लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो आप याद रखिएगा इसमें से वह कौन सी योजना है। तो इस योजना की आपको पहचान करनी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, NSP, NSAP। यहाँ पर आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम इसका पूरा नाम है। यह जो योजना है विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में जो है वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस योजना का जो उद्देश्य है भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? तो ग्रामीण भारत में गरीब लोगों को आवास प्रदान करने के लिए जो योजना है वो स्टार्ट की गई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? तो इसमें से वह कौन सी योजना है, आपको प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी योजना जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने के लिए स्टार्ट की गई थी? तो पूरा स्कीम, पूरा यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरा का पूरा नाम क्या होता है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज़ टू रूरल एरिया, यानी कि जो भी शहरी सुविधाएं शहर में उपलब्ध हैं उनको गांव तक लाने के लिए जो है, गांव तक पहुंचाने के लिए जो है इस पूरा स्कीम को स्टार्ट किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं आपको इसका पूरा नाम बता दे रहा हूँ, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज़ टू रूरल एरियाज। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा? तो ये लखनऊ में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, लखनऊ में। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? तो इसमें से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई ई स्वास्थ्य पहल का क्या नाम है? तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश HMIS, इसको हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी यानी कि UPRRDA की स्थापना कब की गई थी? तो आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की जो स्थापना है 15 नवंबर 2003 को की गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 नवंबर 2003 को। भारत सरकार के किस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? तो बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करने के लिए जो सरकार है इसके द्वारा किस योजना को शुरू किया गया था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की जो शुरुआत है ये उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम थी इसको शुरू कब किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को जनवरी 2015 में हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। हरियाणा का जो पानीपत शहर है, हरियाणा के पानीपत शहर से जो है जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से आज हमारा जो पहला वीडियो था PYQ का आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए, उसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा
अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।